आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन के अंदर हमें क्या क्या डिस्कस करना है उसकी एक समरी हमने यहाँ पर दी हुई है। तो इसमें डिस्कस करेंगे हम कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसको हम डेल्टा थीटा से यहाँ पर डिनोट करते हैं। और देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी किसको कहते हैं, जो हमने यहाँ पर ये ओमेगा से इसको शो किया है। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा उसको हम देखेंगे अल्फा, जिसको हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। साथ ही देखेंगे कि जब कोई सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल गति करता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, उसको इसकी डेफिनेशन के बारे में समझेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कहीं कहीं यहाँ पर एफ्स के या फिर एन से भी इसको हम डिनोट वहाँ पर करते हैं। और एक रिलेशन यहाँ पर देखेंगे कि v बराबर आर ओमेगा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। और एक दूसरा रिलेशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ए इक्वल टू आर एल्फा। ए लीनियर एक्सेलरेशन है और अल्फा एक यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है। और आर यहाँ पर जो कोई सर्कुलर ट्रैक है उसकी रेडियस यहाँ पर है। उसके बाद हमें डिस्कस करना है कि एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। एंगुलर ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन पर हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है उसे समझेंगे। और उसके बाद हम समझेंगे इसमें सेंट्रल फोर्स किसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स हम किसको कहते हैं। तो ये जो समरी हमने दी हुई है आज की इस वीडियो में हम इसको कवर करेंगे और एक एक चीज़ को हम समझते जाते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होता है। इससे पहले हम अभी पढ़ते आए हैं कि लीनियर जो मोशन होती है, लीनियर मोशन का मतलब होता है कि जब कोई पार्टिकल किसी एक सीधी रेखा में गति करता है या रेखीय गति करता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसकी वेलोसिटी होती है उसको हम रेखीय गति कहते हैं या उसकी मोशन को लीनियर मोशन हम वहाँ पर कहते हैं। लेकिन अगर पार्टिकल किसी एक सीधी रेखा में या एक रेखीय गति ना होके कोई उसकी एक वृत्तीय गति होती है तो वहाँ पर एक टर्म यहाँ पर आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे लीनियर मोशन में आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन में हम डिस्कस करते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वहाँ पर डेल्टा एस का नाम से उसको देखते हैं। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम वहाँ पर देखते हैं कि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर अगर वो मूव कर रहा है, मान लिया ए पॉइंट पर कोई पार्टिकल है, यहाँ पर ए पॉइंट पर हम उसको पार्टिकल को माना और डेल्टा टी समय पश्चात वो बी पॉइंट पर आ जाता है। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v2 है। और ये पार्टिकल एक समान चाल से एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पर ये मोशन में है। और उसकी अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो डायरेक्शन हमने यहाँ पर शो की है कि ए पॉइंट पर उसकी क्या डायरेक्शन है और बी पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर हम दो वर्ड यूज कर रहे हैं, एक तो स्पीड की बात करेंगे और हम बात करेंगे एक वेलोसिटी की बात करेंगे। स्पीड हम जानते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है और जो यहाँ पर वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि मैग्नीट्यूड तो दोनों में होगा लेकिन स्पीड के अंदर हम जानते हैं कि डायरेक्शन नहीं होती है, जबकि वेलोसिटी के अंदर हम जानते हैं कि डायरेक्शन को भी हम वहाँ पर बताते हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड हम दोनों के बराबर रखें, अगर यहाँ पर हम एक समान चाल का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल पूरे ट्रैक पे कहीं भी हम देख लें तो उसकी जो चाल होगी, जो उसकी स्पीड होगी, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो तो बराबर होगा। लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन के मतलब अगर उसकी वेलोसिटी की बात करें तो वो अलग अलग होगी। मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी को हम कहते हैं कि वो अलग होगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग है। तो इस तरह से मान लिया ओ यहाँ पर एक सेंटर है और इसी सेंटर से और इसकी जो यहाँ पर ये रेडियस है वो आर हमने दिखाई है। और ए से बी तक जो एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम इसको कहेंगे, क्योंकि डेल्टा थीटा बहुत छोटा एंगल है तो डेल्टा एस एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये इस सर्किल के सेंटर पे जितना एंगल यहाँ पर ये फॉर्म हो रहा है यही कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर कोई पार्टिकल जब एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो सेंटर पर एक पॉइंट से ए से अगर बी पॉइंट तक हो जाता है तो अपने सेंटर पर कितना एंगल वो वहाँ पर फॉर्म कर रहा है, ये एंगल ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा जिसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं। जैसे
लीनियर वेलोसिटी होती थी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन को हम यहाँ पे डिफाइन करते थे। सिमिलरली यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट ना होके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ये आता है। तो हम यहाँ पर जो हमारे एंगुलर वेलोसिटी है ये, तो यहाँ पर हम मीन एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं और ये होती है यहाँ पर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, या आप कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर जब हम डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा यहाँ पर एक ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दिस इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो अगर डेल्टा टी बहुत छोटा हो तब जो उसकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आएगी तो वो ये होगी ओमेगा। इसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे और उसके लिए लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 व्हेन डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तब हम इसको यहाँ से डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है। तो देख रहे हैं कि ये जितना थीटा ज़्यादा होगा, जितना यहाँ पर एंगल ये ज़्यादा होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। अगर पार्टिकल ए से चल के पूरा एक सर्किल घूम के ए पॉइंट पर आ जाता है तो वहाँ पर डेल्टा थीटा क्या होगा 2 पाई, 360 डिग्री होगा 2 पाई। और एक चक्कर जब यहाँ पर घूम जाएगा उसमें जो लगा समय होगा, जो टाइम होगा, वो उसके टाइम पीरियड के बराबर होगा। यानी कि हम इसको यहाँ से दूसरी फॉर्म इसकी लिख सकते हैं, ये ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी यहाँ से लिखा जा सकता है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। यहाँ पर टी क्या है? टी एक तरीके से यहाँ पर ये टाइम पीरियड है। एक चक्कर लगाने में पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर जितना समय लगता है, जितना टाइम लगता है, उसको हम उस पार्टिकल का टाइम पीरियड कहते हैं। जो हमें यहाँ पर ये डिस्कस भी करना था टाइम पीरियड ये क्या होता है, तो ये टाइम पीरियड भी हम उसको कहते हैं। और यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी की भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि पार्टिकल एक सेकंड में जितने यहाँ पर चक्कर लगाता है, पर सेकंड जितने यहाँ पर, अगर वो सर्कुलर पाथ में मोशन में है तो एक सेकंड में जितने यहाँ पर ये सर्कुलर चक्कर इसमें लगा लेता है, उसी को हम उसकी फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति बोलते हैं। तो वो होती है फ्रिक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर इसको अगर पुट करें तो ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f भी एक यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में एंगुलर वेलोसिटी यहाँ से आ जाती है। या हम इसको कहते हैं, कभी हम इसको बोलते हैं, जब फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम इसको बोलते हैं तो इसको बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, भी हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। तो ये कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहें, एंगुलर वेलोसिटी है, उसके एक टर्म में कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यहाँ पर काम आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर बात करें, अल्फा से हम इसको डिनोट करते हैं। अभी हमने देखा कि एंगुलर वेलोसिटी, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है दिस इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। हमने यहाँ से ये देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन का क्या होता था, लीनियर एक्सेलरेशन को हम बात करते थे कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द लीनियर एक्सेलरेशन। रे के तरह हम उसको बोलते थे। सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करेंगे। दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो डी अपॉन डी टी, या इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो ओमेगा की जगह हम ये पुट कर सकते हैं। अब फिर से डी अपॉन डी टी डी थीटा, या डबल डेरिवेटिव यहाँ से आ जाता है डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। तो यहाँ से ये एंगुलर एक्सेलरेशन निकल के ये यहाँ पर ये आता है। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। इस तरह से हम एंगुलर एक्सेलरेशन को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इसकी यूनिट एंड डायमेंशन भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले से उसकी यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशन निकाला जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं अगले पे, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ये क्या होती है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। इस डायग्राम पे अगर हम यहाँ पर जाएं तो देखते हैं कि यहाँ पर
डेल्टा एस एक तरीके से आर्क है और डेल्टा थीटा यहाँ पर एंगल है। तो बाय डेफिनेशन से अगर हम बात करें कि जो एंगल होता है डेल्टा थीटा, दिस इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एस अपॉन आर, या हम कहेंगे चाप बटे त्रिज्या जो होता है, एंगल इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, या हम कहेंगे एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ। तो इसको हम यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं। अगर दोनों तरफ से हम डेल्टा टी से इसको डिवाइड कर दें तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। आर यहाँ पर कांस्टेंट है पूरे सर्कुलर मोशन में, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी यहाँ पर लिखेंगे। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ये एक तरीके से एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है। और अगर हम डेल्टा टी बहुत छोटा हो, टाइम ये बहुत छोटा है, तो लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये टर्म है वो एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकल के आती है, और यहाँ पर 1 अपॉन आर, और यहाँ पर ये लीनियर वेलोसिटी यहाँ से निकल के आती है v। तो v इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ से v इज इक्वल टू आर ओमेगा हम यहाँ से पुट कर सकते हैं और देखते हैं कि ये रिलेशन हम यहाँ से ले आए। तो ये रिलेशन है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, और इतना भी ये पूछ लिया जाता है कि जो लीनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी है उसमें संबंध स्थापित करो। तो इस प्रकार हम उसको संबंध को स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद एक रिलेशन ये आता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, अब हम इसको देखते हैं। रिलेशन आर ए इक्वल टू आर अल्फा को अगर प्रूव करना है तो हमने यहाँ पर देखा था, तो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी जो डेफिनेशन है ये डी ओमेगा ओवर डी टी, हमने यहाँ से एक डेफिनेशन लिया, और डी अपॉन डी टी यहाँ v इक्वल टू आर, क्योंकि अभी हमने देखा कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं v अपॉन आर। तो v अपॉन आर यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, r यहाँ पर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन आर, तो ये dv अपॉन dt एक तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो ये एक्सेलरेशन होता है। और कौन सा एक्सेलरेशन है, ये लीनियर एक्सेलरेशन यहाँ पर ये है, तो 1 अपॉन आर, ए इसको हम यहाँ लिखेंगे और अल्फा इधर, तो a इज इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो r अल्फा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कभी कभी ये भी डेरिवेशन करने के लिए पूछ लिया जाता है, तो इस प्रकार हम इसको यहाँ से डेरिवेट कर सकते हैं। इसके बाद एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशंस किस प्रकार से हम उसको लिखेंगे वो देखते हैं। गति की जो हमारी समीकरण है वो एंगुलर फॉर्म में अगर हम उसको लिखें तो वो किस प्रकार लिखी जाएगी, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। एक हमारी पहली गति की समीकरण जो है वो v बराबर u प्लस ए टी हमने देखा था। जब गति कैसी हो, एक रेखीय गति हो, लीनियर मोशन में हो, लेकिन गति अगर एंगुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है, तो वहाँ पर ये वेलोसिटी, जो लीनियर वेलोसिटी वो एंगुलर वेलोसिटी में चली जाती है। तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ओमेगा, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन अल्फा एंड टी। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है इन सर्कुलर मोशन या एंगुलर फॉर्म में है। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसको अगर एंगुलर फॉर्म में हम चेंज करें तो लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और तो ये दूसरी गति की समीकरण आई। तीसरी गति की जो समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है। इसको एंगुलर फॉर्म में अगर हम चेंज करें तो ये डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाएगा, और ये इनिशियल वेलोसिटी टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये तीन गति की समीकरण को हम एंगुलर फॉर्म में इस प्रकार लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी, और वृत्तीय गति अगर उसकी एक समान चाल से वो वृत्तीय गति कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल, ये पार्टिकल ए है और ये एक वृत्तीय पथ पर
एक समान चाल से गति कर रहा है। एक समान चाल गति का मतलब ये हुआ कि ये अगर उसकी वेलोसिटी यहाँ पर, अगर ये यहाँ पर चाल उसकी स्पीड अगर उसकी यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड है स्पीड, तो हर जगह उसकी जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड ही होनी चाहिए। स्पीड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। अगर कोई पार्टिकल एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करता है, सेम स्पीड से गति करता है, तो उस पार्टिकल की वृत्तीय पथ पर जब गति करता है तो उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, उसकी डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है, जिससे उसकी वेलोसिटी बदलती रहती है। वेलोसिटी बदलती रहती है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस केवल अगर हम स्पीड की बात करें तो उसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन इसकी क्योंकि यहाँ पर स्पीड तो सेम है, समान है, एक यूनिफॉर्म स्पीड है, लेकिन यहाँ पर उसकी वेलोसिटी लगातार बदल रही है। क्यों? क्योंकि उसकी दिशा वहाँ पर बदल रही है। तो जब उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो एक यहाँ पर एक्सेलरेशन भी काम करने लगता है, और उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो एक केंद्र की ओर को होती है। तो इस एक्सेलरेशन को हम एंगुलर, एक तरीके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि उसकी डायरेक्शन सेंटर की ओर को होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम कैसे उसको फाइंड करते हैं या क्या उसकी वैल्यू होती है। मान लेते हैं कोई सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पर वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसमें वो डेल्टा सेंटर पर डेल्टा थीटा एंगल वहाँ पर फॉर्म करता है, और डेल्टा एस यहाँ से एक ये डिस्प्लेसमेंट है, और रेडियस जो इस सर्कुलर पाथ की है वो यहाँ पर आर है। यहाँ पर मान लिया वेलोसिटी जिसकी डायरेक्शन है वो v1 है, और यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह से है वो v2 है। तो अगर इन दो, ये वेक्टर v1 एक ये है और वेक्टर v2 एक ये है, और दोनों की क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, क्योंकि समान चाल से गति कर रही है, तो जो एरो की लेंथ होगी वो बराबर होगी। तो इसको दोनों, एक वेक्टर v1 को एक वेक्टर v2 को हमने इस प्रकार लिख दिया है। एक यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ओ ए बी, दूसरा यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म हम कर रहे हैं कि एक वेक्टर ये v1 है जो इसकी दिशा इसकी इधर को थी, तो उसकी भी हम दिशा इधर को बनाई है। जितना ये लेंथ का है उतना ही ये लेंथ का है। तो एक दूसरा वेक्टर v2 है ये, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर को है तो हमने इसकी डायरेक्शन इधर को बनाई है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो चेंज है, वो डेल्टा v है, वो ये है। इन दोनों का जो वेलोसिटी में डिफरेंस है, ये दोनों हमने एरो बराबर साइज के रखे हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड इनका बराबर है, क्योंकि ये स्पीड इनकी बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अलग होने से इनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी का चेंज कितना है? वो डेल्टा v है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये एंगल और ये एंगल हम बात करें तो ये और ये एंगल बिल्कुल सेम होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल एक समान प्रकार के ट्राइंगल है। तो इसमें हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, और वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो लिखेंगे डेल्टा एस अपॉन आर, डेल्टा एस अपॉन आर। सिमिलरली या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन ए ओ इज इक्वल टू, ऐसे ही इसमें भी हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा यहाँ पर ये क्या है क्यू आर अपॉन, इसमें से हम या तो ये ले लें या ये ले लें, जो दोनों ही मैग्नीट्यूड बराबर है, तो पी क्यू। तो यहाँ पर पी क्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो ये ए बी डेल्टा एस है, ए ओ आर है, यहाँ पर क्यू आर। ये एक जो दो ट्राइंगल बिल्कुल समरूप वहाँ पर त्रिभुज जिसको हम बोलते हैं, अगर वो होते हैं तो ये प्रॉपर्टी हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं। इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन, यहाँ पर क्या लिखेंगे v, यहाँ पर हम v लिखेंगे क्योंकि v1 इज इक्वल टू v2, ये दोनों इक्वल टू v, ये दोनों यहाँ पर बराबर है, चाल बराबर है, ध्यान रखेंगे मैग्नीट्यूड बराबर है। लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर वेलोसिटी अलग हो जाती है, क्योंकि अलग वेलोसिटी के साथ हम डायरेक्शन को भी बताते हैं। तो ये यहाँ से फॉर्मूला मैं निकल के यहाँ पर आया। अगर हम यहाँ से डेल्टा टी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आर कांस्टेंट है, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये यहाँ से निकल के आता है। और साथ ही हम देखेंगे कि अगर टाइम डेल्टा टी बहुत छोटा हो तो लिख सकते हैं 1 अपॉन आर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। और
तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यहाँ से ये लिखा जा सकता है इसको। तो हम 1 अपॉन आर, ये डेल्टा एस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम वेलोसिटी यहाँ पर लिखेंगे, ये 1 अपॉन वी यहाँ पर आया, और ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो ये एक्सेलरेशन यहाँ से निकल के आता है। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखते हैं ए इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ से ये निकल के आता है। तो यहाँ पर जो ए हम यहाँ पर ये निकाल रहे हैं, ये एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जिसको अभिकेंद्र त्वरण हम बोलते हैं, और जो इसकी दिशा होती है, एक ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी दिशा हमेशा केंद्र की तरफ को होती है। v इक्वल टू आर ओमेगा अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो देखते हैं कि आर ओमेगा स्क्वायर, ये भी एक दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर आएगा। तो दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसकी डायरेक्शन हमेशा केंद्र की तरफ को होती है। आगे देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स हम किसको कहते हैं, और देखते हैं कि जब कोई पार्टिकल किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वहाँ पर हमने अभी देखा कि पार्टिकल पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वहाँ पर काम करता है। अगर कोई पार्टिकल हमने ये एक वृत्तीय पथ यहाँ पर बनाया है जिसका केंद्र यहाँ पर O है, तो अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो उस पर एक अभिकेंद्र त्वरण वहाँ पर काम कर रहा है, तो जिसकी दिशा अंदर की ओर है। और पार्टिकल पर अगर अभिकेंद्र त्वरण वहाँ पर काम कर रहा है तो न्यूटन के नियम से हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है, अगर पार्टिकल के में कुछ मास है और उस पर ये अभिकेंद्र त्वरण है, तो वहाँ पर ये एक अभिकेंद्र बल उसको वहाँ पर ये काम करेगा। तो m ए अभी हमने निकाला वी स्क्वायर अपॉन आर, या वी इक्वल टू आर ओमेगा पुट कर देंगे तो ये एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये यहाँ से जो फोर्स भी उस पार्टिकल पर एक काम करेगा, क्योंकि उस पार्टिकल पर केंद्र की तरफ को एक अभिकेंद्र बल काम कर रहा है, तो उसकी दिशा भी अंदर की तरफ को होगी, ये अभिकेंद्र बल है। अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो अभिकेंद्र बल की दिशा ये होगी, अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो अभिकेंद्र बल की दिशा ये होगी, और पार्टिकल यहाँ पर है तो अभिकेंद्र बल की दिशा, यानी कि हमेशा केंद्र की तरफ को उस अभिकेंद्र बल की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जब कोई पार्टिकल किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस पर अभिकेंद्र त्वरण काम करता है, और साथ ही एक अभिकेंद्र बल भी काम करता है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और ऐसा हम कहाँ पर ये फोर्स हम देखते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो उसे घूमने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल मिलता है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वहाँ पर मिलता है। और अगर जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, या कोई प्लैनेट किसी पर्टिकुलर प्लैनेट किसी अगर हम कहेंगे चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, तो जो घूमने के लिए आवश्यक जो अभिकेंद्र बल है वो भी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे मिलता है। तो इस तरह के जो ये फोर्स है जो हम यहाँ पर करते हैं, तो ये हमारे जो एक प्राकृतिक घटनाएं हैं वहाँ पर भी ये लगता है। तो ये चीज़ें आज हमने डिस्कस करी है, और भी इस सर्कुलर मोशन के अंदर जो टॉपिक होंगे न्यूमेरिकल होंगे वो अगली वीडियो में हम कुछ डिस्कस करेंगे।